हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास की, और प्राचीन इतिहास के पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऋग्वैदिक युग को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, और आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक युग की। उत्तर वैदिक युग को हम लोग सिर्फ 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आज का ये पहला पार्ट है और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट। 2 पार्ट में पूरी तरीके से उत्तर वैदिक कालीन युग को हम लोग समाप्त कर देंगे। इसके साथ साथ ये बताना भी जरूरी मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, उनकी तैयारी करने वाले हमारे प्यारे मित्र जो हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करें कि पहले आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, अर्थात पहले आप कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ें। पहले किसी चीज़ को आप कहानी के हिसाब से पढ़ें, और ख़ास तौर पर अगर हम इतिहास की बात करें तो आप पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसकी कहानी को समझें, ठीक है, और उसके पश्चात आप फैक्ट में जाएं। लेकिन होता क्या है कि लोग उल्टा करना शुरू करते हैं, पहले फैक्ट को रटना शुरू करते हैं, और रटने की वजह से जब समस्या होती है तब जाकर के वो कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, पहले कहानी को समझिए, और जब आप कहानी को समझेंगे तो उस कहानी में आने वाले जो फैक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। इसलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट तैयार करना है। तो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल है। हालांकि कुछ फैक्ट को भी हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी ले रहे हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक अवस्था की, और आज की जो हमारी हेडिंग है वो है उत्तर वैदिक अवस्था, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर। और इस हेडिंग का जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट, उस पार्ट में हम मुख्य रूप से 2 बातें करने वाले हैं। आर्यों का विस्तार, और दूसरा पार्ट है PGW अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर, जिसे हम चित्रित धूसर मधुभांड कहते हैं, और लौहावस्था संस्कृति और उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। तो ये जो 2 मुख्य टॉपिक हैं, इन 2 मुख्य टॉपिक को हमने इस तरीके से बांट लिया है। जो इंपॉर्टेंट उसके फैक्ट हैं, जो कि आपको हो सकता है नोट डाउन भी करना पड़ जाए, इसलिए मैंने बोर्ड पर उनको मेंशन कर दिया है। हालांकि आपका मुख्य फोकस जो है मेरी बातों को सुनने और समझने में होना चाहिए। कोशिश करूंगा कि मैं एक कहानी के तौर पर आपको समझाने का पूरी तरीके से प्रयास करूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है आर्यों का विस्तार, 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग की ये बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है, जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो रामशरण शर्मा सर की बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, पूरी तरीके से स्टोरी दी गई हुई है, एक पैसेज के तौर पर दिया गया है, लेकिन मैंने इसको अपने हिसाब से ऐसे बांट लिया है ताकि आपको पढ़ने में भी, समझने में दिक्कत ना हो और मुझे पढ़ाने में समस्या ना हो। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग आधार की। ये आधार का मतलब क्या है कि उत्तर वैदिक युग के इतिहास के बारे में अगर हमें जानना है तो उसके आधार क्या होंगे। उसका आधार है जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ थे। अर्थात जब हम ऋग्वैदिक युग की बात करते हैं तो वहां मुख्य रूप से हमें उस समय के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समाज के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक युग की बात करते हैं तो जो बाद में ग्रंथ लिखे गए, अर्थात ऋग्वेद के जो बाद में लिखे गए, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इन 3 ग्रंथों से हमें उत्तर वैदिक कालीन जो व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आधार इसके कौन कौन से होंगे? एक तो इसका आधार है दोस्तों सामवेद, ठीक है, सामवेद, जैसे कि इसका नाम है सामवेद, और उसे हमारे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है सामवेद को। सामवेद में मुख्य रूप से क्या था कि ये जो ऋग्वेद था, तो ऋग्वेद को किस तरीके से उसका गायन किया जाए उसके बारे में इसमें पूरी तरीके से विवरण दिया गया है। किसमें? सामवेद में अगर बात करें, ठीक है। साम का मतलब क्या होता है? गान, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से संगीत से संबंधित है, और जो सूक्त थे, जो ऋग्वेद के सूक्त थे, उनको चुन चुन करके धुन में पिरोया गया, धुन में बांधा गया। ये काम किस ग्रंथ में किया गया? ये सामवेद में किया गया। अगले अगर बात वेद की बात करें तो अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद, ये यजुर्वेद में जो चीजें हैं मुख्य रूप से वो हैं यज्ञ व अनुष्ठान। क्या है? यज्ञ व अनुष्ठान। तो यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान कैसे किए जाएंगे उसके बारे में विवरण मिलता है, और यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है।
कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद इसके 2 पार्ट हैं। हालांकि मैंने एक तथ्यात्मक वीडियो बनाया था पूरी तरीके से, जहां पर हमने चारों वेदों के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो पूरे वेद, चारों वेदों के बारे में आपको और ब्राह्मण के बारे में, उपनिषद के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे एक अवधारणात्मक तरीके से। तो यजुर्वेद से हम देखते हैं कि यहाँ यज्ञ व अनुष्ठान थे, और इससे हमें जानकारी क्या मिलती है। इससे हमें इस समय के राजनीतिक और सामाजिक परिचय के बारे में पता चलता है। अर्थात जब कोई यज्ञ करेगा, ठीक है, तो यज्ञ का एक क्या है, सामाजिक, एक सांस्कृतिक स्थिति है। अगर अब ये यज्ञ क्यों किए जाते थे, तो इससे हमें राजनीतिक पता चलता है, राजनीति के बारे में पता चलता है। तो कह सकते हैं कि यजुर्वेद से हमें इस उत्तर वैदिक कालीन युग के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। किससे? यजुर्वेद से। ठीक है, अगला जो है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या था? अथर्ववेद में जो भी व्याधियां, जो भी समस्याएं आती थीं, उन समस्याओं से निपटने के लिए तंत्र मंत्र जैसी चीजों का समावेश यहां पर किया गया अथर्ववेद में। अब अगर तंत्र मंत्र जैसी चीजों का इस्तेमाल कोई करेगा तो हमें इससे क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा इस समय के विश्वासों के बारे में, इस समय के लोगों के विश्वासों के बारे में, उनकी रूढ़ियों के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में, कि वो कौन कौन से कर्मकांड करते थे। इसकी हमें पूरी तरीके से जानकारी कहां से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है, जिसमें तंत्र मंत्र के बारे में, जादू टोना के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये उत्तर वैदिक काल अवस्था या काल के बारे में हमें मुख्य रूप से ये जो 3 वेद हैं, इनसे हमें जानकारी मिलती है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि एक शब्द कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, वेद त्रयी। वेद त्रयी किसे कहते हैं? वेद त्रयी, तो वेद त्रयी दोस्तों कहते हैं ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को, और यजुर्वेद को। इन तीनों वेदों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे इतिहासकार व विद्वान तो बस 3 ही वेद मानते हैं, कि वेद कितने हैं? 3। और ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद तो इन्हीं से निकल करके आया है, तो वो उसको अलग नहीं मानते, बल्कि वो इन्हीं तीनों का हिस्सा मानते हैं। इसलिए वो चौथे वेद को एक अलग रूप में, एक अलग भाग के रूप में नहीं मानते हैं, और यही एक वजह है कि इन 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वेद त्रयी किसको कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के बारे में। तो ये थोड़ा सा हमने वेदों के बारे में समझा कि वास्तव में हमें उत्तर वैदिक कालीन युग के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग पीजीडब्ल्यू और लौह के बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने ऋग्वैदिक युग की बात की थी, तो मैंने वहां पर बताया था कि पीजीडब्ल्यू अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृदभांडों की शुरुआत वहां पर हम पाते हैं, लेकिन इनका जो है प्रमुखता में उपयोग जो है वो उत्तर वैदिक काल युग में किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहां किया जाता है? उत्तर वैदिक युग में। और अगर उत्तर वैदिक युग में बात की जाए कि किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता था, तो जिस क्षेत्र में आर्य लोग, उत्तर वैदिक कालीन आर्य लोग निवास करते थे, उसी क्षेत्र में इन पीजीडब्ल्यू का उपयोग किया जाता था। जैसे कि आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो पंजाब का एरिया है वहां पर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है और राजस्थान का जो एरिया क्षेत्र है, इन 3 क्षेत्र में बहुतायत से चित्रित धूसर मृदुभांड अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और लौह, अगर लौह की बात करें तो लौह का उपयोग भी इसी क्षेत्र में किया जाता था। अभी लौह के बारे में हम थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम इस पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो लौह की शुरुआत यहां पर हम देखने को पाते हैं। ठीक है, लोहे का इस्तेमाल हुआ और लोहे ने एक तरीके की क्रांति ला दी, उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि पीजीडब्ल्यू प्लस लोहा अर्थात चित्रित धूसर मृदभांड और लोहे का उपयोग पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर बहुतायत में मिलता है।
आगे हम लोग बात करते हैं इनके विस्तार की। अगर इनके विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार कहां कहां तक था, अर्थात आर्यों ने किस तरीके से अपना विस्तार किया, कहां कहां पर विस्तार किया। तो शुरुआत में जब ये आते हैं तो यही जो आपका, अगर हम उस समय बात करते हैं ऋग्वैदिक युग की, तो सप्त सिंधु प्रदेश मैंने बात की थी, यहां पर ये आते हैं। धीरे धीरे ये अपना जो है विस्तार पूर्व की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं और हम निरंतर ये देखेंगे, हमें निरंतर देखेंगे कि आर्यों ने अपना विस्तार धीरे धीरे पूरी तरीके से पूर्वी एरिया में किया था। हालांकि ये जो है मुख्यतया उत्तर भारत के क्षेत्र में ही रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी इनका विस्तार कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये उत्तर पूर्वी हिस्से में भी चले जाते हैं। कहां तक चले जाते हैं? बिहार तक चले जाते हैं, ठीक है। तो इनके अगर विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार जो है वो जो गंगा यमुना का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, अर्थात हम एक शब्द यूज करते हैं गंगा यमुना का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी भाग, दोआब, अर्थात दिल्ली का क्षेत्र। तो दिल्ली का क्षेत्र और गंगा यमुना का उत्तरी क्षेत्र लगभग वही एरिया पड़ता है। इस एरिया पे आकर के इन्होंने अपना अधिकार जमाया शुरुआत में। किसने? उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम और देखते हैं कि ये जो है यहां पर विस्तार करते हैं। दिल्ली वही क्षेत्र है जो क्या कहलाता था? कुरुक्षेत्र कहलाता था। ये कुरुक्षेत्र कैसे बना? जब हम दो कबीलों की बात करते हैं, तो आपने दो कबीले पढ़े भी होंगे। जब हम ऋग्वैदिक युग की बात कर रहे थे तो भरत और पुरु, ये दो कबीले थे, ये दो जन थे, भरत और पुरु। और ये भरत और पुरु जब दोनों मिल जाते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि ये दोनों मिल करके संयुक्त रूप से कहलाते हैं कुरु। ये संयुक्त रूप से कुरुवंश कहलाते हैं। तो इन्हीं के नाम पर ही दिल्ली वाले क्षेत्र में इन्होंने जब अपना अधिकार जमाया, कब्जा किया, तो इस क्षेत्र को नाम दिया गया कुरुक्षेत्र। क्या नाम दिया गया? कुरुक्षेत्र नाम दिया गया, ठीक है। अब एक चीज और आपको जानते रहना चाहिए कि एक शब्द मिलता है पांचाल। एक शब्द क्या मिलता है? पांचाल। जब इसको आप खंगालेंगे, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहेंगे तो आप वेदों में पाएंगे, ऋग्वेद में पाएंगे कि पांचाल का जो अर्थ है वो पंचजन, अर्थात पंचजन मिलकर के जो है पांचाल साम्राज्य का रूप बनाते हैं, पांचाल साम्राज्य को स्थापित करते हैं। और इसके बारे में और इतिहास के बारे में इंटरेस्टिंग अगर बात करें तो ये पांचाल जो है बाद में कुरुओं से मिल जाते हैं और बाद में कहलाते हैं कुरु पांचाल। क्या कहलाते हैं? कुरु पांचाल। हालांकि थोड़ा वर्तमान की स्थिति को अगर जान लें तो पांचाल का जो एरिया वर्तमान में अगर देखें तो जो आपका बरेली का क्षेत्र है प्लस जो बदायूं का क्षेत्र है प्लस जो फर्रुखाबाद का क्षेत्र है, फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है, फर्रुखाबाद, ये तीनों क्षेत्र जो है वर्तमान का, ये जो तीनों क्षेत्र है वही पूर्व में उस समय पांचाल कहलाता था। जब हम बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की बात करते हैं जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, वहां पर भी एक पांचाल जनपद का उल्लेख किया गया है और इसकी दो राजधानियां बताई गई हैं। पांचाल की जो उत्तरी राजधानी थी जिसे अहिछत्र बोला जाता है और यह मुख्य रूप से बरेली वाला क्षेत्र था, और पांचाल की जो दक्षिणी जो राजधानी थी जिसे कांपिल्य बोला जाता था, ठीक है, तो ये कांपिल्य वाला एरिया जो है उसके दक्षिण वाला एरिया था। तो इस तरीके से हम पांचाल की दो राजधानियां देखते हैं जब बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैन धर्म भगवती सूत्र में भी इसी तरीके के 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। तो ये पांचाल थे। पांचाल के बारे में अगर और हम बात करें कि ये कहां पर इनका विस्तार था, इनका विस्तार जैसे कि ये गंगा नदी है, ठीक है, गंगा, और इसी तरह हिमालय से ही यमुना नदी मिलती है बाद में जो कि गंगा से मिल जाती है, ठीक है, कहां? प्रयागराज के पास में गंगा से मिल जाती है। तो दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो है उसे दोआब कहते हैं। तो इस दोआब के बीचों बीच जो है वो पांचाल रहते थे, ठीक है। ये पांचाल जो है अपना साम्राज्य या अपना शासन चला रहे थे इन गंगा यमुना के दोआब के मध्य में। और इन गंगा यमुना के दोआब के उत्तरी क्षेत्र में जो है कौन रहते थे? वो रहते थे कुरु, ठीक है, वो रहते थे कुरु। कुरु के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कुरु के बारे में कि कुरु वंश जो था, कुरु वंश को जब हम महाभारत की बात करते हैं तो ये दो में बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है कौरव और एक बढ़ जाता है पांडव। तो इस तरीके से दो रूप में बढ़ जाते हैं, कौरव और पांडव के रूप में, ठीक है। अब बात ये हुई कि जब आप
महाभारत युद्ध की बात करते हैं। अब देखिए, भारत युद्ध या महाभारत युद्ध जो है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है 950 बीसी के करीब माना जाता है कि यह युद्ध हुआ था। कब? 950 ईसा पूर्व में भारत युद्ध या महाभारत युद्ध हुआ था। कहां पर हुआ था? ये कुरुक्षेत्र वाले हिस्से में हुआ था, अर्थात दिल्ली के क्षेत्र में ये हुआ था। और अगर हम बात करें इन कुरुओं की राजधानी की, तो इन कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी। कुरुक्षेत्र जब आप महाभारत देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि इनकी राजधानी हस्तिनापुर थी और वर्तमान का जो मेरठ है वहीं पर यह हस्तिनापुर स्थित था। ठीक है, तो यहां पर पांचालों के बारे में मैं बात कर रहा था और कुरुओं को इस तरीके से दो भागों में हम देखते हैं महाभारत में कि दो भागों में ये आपस में एक ही परिवार के लोग थे और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, वर्चस्व को लेकर के और उत्तराधिकार को लेकर के ये युद्ध होता है। पांचालों की बात करें तो पांचालों के बारे में मैं बात करूं तो पांचालों का ही एक महाराजा था द्रुपद। पांचालों में एक महाराजा हुए थे द्रुपद, और द्रुपद की ही पुत्री का नाम था द्रौपदी। ठीक है, और इसी द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ था, अर्थात कुरु वंश की जो एक शाखा थी पांडव, उन पांडवों के साथ में द्रौपदी का विवाह होता है। आपको इसकी जानकारी भी होगी, जब पासा में ये लोग हार जाते हैं, वनवास भी हो जाता है और द्रौपदी का अपमान भी होता है, ऐसा हम पाते हैं। और यही एक मुख्य कारण महाभारत युद्ध का था, यही एक मुख्य रीजन बनता है महाभारत युद्ध का, जो द्रौपदी का चीरहरण था। तो अब इन पांचालों का जो शासक था द्रुपद, इसकी पुत्री थी द्रौपदी। तो अब ये बताइए, इस द्रुपद के पुत्र द्रौपदी का अगर अपमान होगा, और इसकी शादी पांडवों के साथ में हुई थी। ठीक है, तो अगर कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है तो ये पांचाल किसकी तरफ से लड़ेंगे? ये पांडवों की तरफ से लड़ेंगे। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि द्रुपद के दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो दो पुत्र में अगर बात करें दो पुत्रों की, तो एक का नाम था धृष्टद्युम्न, और एक का नाम था शिखंडी। ये वही शिखंडी है जो जिसके बारे में बताया जाता है कि ये पूरी तरीके से पुरुष नहीं था, ये स्त्री था। और भीष्म पितामह ने प्रण किया था कि वो कभी भी किसी स्त्री के ऊपर वार नहीं करेंगे, और शिखंडी को आगे करके बाद में भीष्म पितामह को अर्जुन ने मार दिया था, ऐसा हमें महाभारत में उल्लेख मिलता है। तो ये धृष्टद्युम्न और शिखंडी, ये पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र थे और द्रुपद के ही पुत्री थी द्रौपदी। तो इन्होंने बदला लेने के लिए कौरवों से क्या किया था कि पांडवों की तरफ से युद्ध किया था, और भीष्म पितामह को शिखंडी के द्वारा ही, शिखंडी एक वजह बनता है इनके मारने का। तो इस तरीके से पांचालों के बारे में हम बात देखते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों परिवार आपस में ही लड़ करके समाप्त हो जाते हैं, अर्थात कौरव और पांडव दोनों आपस में लड़ते हैं, एक ही परिवार थे और दोनों जो हैं लड़ करके समाप्त हो जाते हैं। बाद में जब कुरु वंश समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात पांचाल वंश जो है काफी आगे बढ़ता है। और हम इतिहास में ये भी पढ़ते हैं कि जो इन्हीं पांडवों की एक वंशज थी, परीक्षित उनका जो है एक वंशज था, और वही आगे चल करके इस वंश को आगे बढ़ाता है। तो पांचाल जो है वो आगे फिर बाद में बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने भरत पुरु बराबर कुरु और पांचालों के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल की। अब ये जो आर्य थे, अर्थात उत्तर वैदिक जो आर्य थे, ये धीरे धीरे इस पूरे एरिया पे, देखिए अब यहां पर किसका शासन था? यहां पर कुरुओं का शासन था। ठीक है, यहां पर कुरुओं का शासन था और यहां पर पांचालों का शासन था। इन दोनों ने मिलकर के, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाए? कुरु पांचाल। तो इस पूरे क्षेत्र में जो है कुरु पांचालों का शासन स्थापित हुआ था। बाद में यही आर्य लोग कहाँ चलते हैं? ये थोड़ा सा पूर्व की तरफ चलते हैं और पहुंचते हैं कौशल व विदेह। अगर कौशल की बात करें तो ये जो है कौशल, वर्तमान का कौशल जो है श्रावस्ती वाला एरिया जो है, अयोध्या वाला जो एरिया है, अवध वाला, उसे बोला जाता है। और विदेह जो है वो बिहार में है। ठीक है, तो यहां तक जो है ये आर्य पहुंचते हैं। हालांकि यहां पर भी कई लोगों से इनकी शुरुआत में जो है भेंट हुई होगी और उसमें युद्ध रहा होगा। अब चूंकि मैंने पहले भी बताया था कि इनके युद्ध में जीतने का एक मुख्य कारण क्या था कि इनके पास अस्त्र शस्त्र बहुत अच्छे थे। पहले तो तांबे की शुरुआत, तांबे धातु का इस्तेमाल किया जाता था, फिर बाद में कांसा आया, कांसे के बाद में फिर ये लोहे का इस्तेमाल भी करना सीख गए थे, लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। और यही एक वजह थी कि युद्ध में पराजित कर देते। तो बचे खुचे जो शत्रु थे उनको भी पराजित कर देते हैं। और यहाँ तक कि जब ये पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, बिहार की तरफ, तो जो यहाँ पर पहले से रह रहे लोग थे उनको भी इन्होंने पराजित किया था। तो हमने यहाँ पर आर्यों के विस्तार के बारे में जाना कि किस तरीके से आर्यों ने अपना विस्तार किया।
अब हम बात करते हैं पीजीडब्ल्यू लोहावस्था संस्कृति और उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट यहां पर हेडिंग पड़ी हुई है लोहावस्था, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक चित्त दूषण मधुभांड का बहुतायत में प्रयोग और लोहा की का इस्तेमाल यहां पर किया गया था। लोहा की उत्पत्ति के बारे में जो है या लोहा की खोज के बारे में अगर हम देखें इतिहास में तो हम पाते हैं कि कर्नाटक के जो धारवाड़ जगह है, इस कर्नाटक के धारवाड़ से ही सर्वप्रथम जो है लोहा मिला था। अब ये लोहा बाद में कैसे सब जगह फैला इसके स्पष्ट प्रमाण कहीं पर नहीं मिलते हैं। हालांकि लोहे का उपयोग बाद में यही क्षेत्र जो राजस्थान का क्षेत्र है, जो पंजाब का एरिया है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है, वहां पर बहुतायत में मिलता है। बहुत सारे साक्ष्य यहां से मिलते हैं। जो मुर्दे गाड़े जाते थे उनके शवों के साथ में बहुत सारे लोहा के अस्त्र भी जो मिले हुए हैं, लोहे के जो है साक्ष्य भी बहुत सारे प्राप्त हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अतरंजी खेड़ा एक जगह है एटा में, जहां पर लोहे के साक्ष्य जहां से हमें प्राप्त मिलते होते हैं और बहुतायत में यहां से हमें प्राप्त होते हैं। इस लोहे का इस्तेमाल बलूचिस्तान में भी बहुतायत में किया जाता था। और एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि लगभग 1000 बीसी में, लगभग 1000 बीसी में जो है ये लोहा धारवाड़ में मिला था। ठीक है, मैं कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़, 1000 बीसी का जो लोहा है वहां पर मिलता है और इसके बाद ये सब जगह फैलता है। और लगभग 800 ईसा पूर्व में इस लोहे का के द्वारा बने जो अस्त्र शस्त्र थे उनका उपयोग बहुतायत में या आम तौर पर किया जाने लगा था। तो एक संदेह ये बनता है, एक ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि 950 ईसा पूर्व में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, हो सकता है यहां इस युद्ध में लोहे के बने शस्त्र अस्त्रों का उपयोग किया गया हो। ठीक है, जैसे लोहे के बने क्या क्या मिलते हैं, जो बाण रहता है, बाण का जो नुकीला क्षेत्र रहता है जिसे बाणाग्र कहते हैं, जिसे हम बाणाग्र कहते हैं, ये भी लोहे का मिलता है। ठीक है, जो बर्छी थी लोहे की वो भी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से लोहे का उपयोग जो है 800 ईसा पूर्व में तो आमतौर पर किया जाने लगा था। हालांकि उसके पहले भी जो विशेषज्ञ या बड़े लोग जो रहते होंगे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। लोहे का एक और उपयोग हम कह सकते हैं कि हुआ होगा, किस क्षेत्र में हुआ होगा कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी, जैसे जैसे ये विस्तार इनका हुआ, वैसे वैसे जंगलों को काटा गया और जंगलों को काटने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया होगा उस समय। ठीक है, तो धीरे धीरे ये बाद में लोहा एक क्रांति बनकर के उभरता है। लेकिन अभी भी उत्तर वैदिक काल में हम इतना ज्यादा नहीं पाते हैं कि लोहा का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया हो। कुछ मात्रा में लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया था। ठीक है, ये हम पाते हैं। तो इनके भौतिक जीवन के बारे में यही चीज हम देखते हैं कि इनका भौतिक जीवन कैसा था। लोहे का इस्तेमाल शुरू कर दिए थे, स्थायी जीवन इनका शुरू हो गया था। जैसे कि दूसरा हमने हेडिंग यहाँ पर बनाई है स्थायी जीवन। तो स्थायी जीवन ये शुरुआत कर देते हैं, जैसे कि ऋग्वैदिक युग की बात करते हैं तो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि एक कबीले में रहते थे, कबीला था और कबीला कभी यहाँ पे डेरा डालता था, कभी वहाँ पे डेरा डालता था, इस तरीके से वहाँ व्यवस्था थी। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन में जो है ये व्यवस्था थोड़ा सा बदल गई। अब यहाँ पर बदलाव हमें ये देखने को मिलता है कि ये लोग अब स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिए थे। जब स्थायी जीवन जीना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। खेती करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो खेती जो है इस समय जीविका का मुख्य साधन थी। हालांकि खेती में अभी वो क्रांति नहीं आई थी, वो उत्पादन नहीं शुरू हुआ था जिससे कि नगरीकरण की शुरुआत हो जाए। ठीक है, तो नगरीकरण उत्तर वैदिक युग में नगरीकरण नहीं हुआ, अर्थात ये जो काल है ये भी ग्रामीण ही रहता है। उसका रीजन ये था कि इस समय अभी भी खेती उतना उन्नत तरीके से नहीं की जाती थी। ठीक है, और हम ये भी देखते हैं कि खेती होती है शुरू से ही, जो तो ये तो पहले से उपजाते चले आ रहे थे ऋग्वेद से जब हम बात करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये गेहूं है उसका भी उपयोग करते थे, उसकी भी खेती करते थे, गेहूं की करते थे, जौ की करते थे। ठीक है, बाद में जब ये दोआब क्षेत्र में आते हैं, अर्थात गंगा यमुना के जो दोआब क्षेत्र है, जब यहाँ पर आते हैं तो इन्होंने पहली बार चावल को यहाँ पर प्राप्त किया और चावल को जो है व्रीहि शब्द दिया गया। क्या कहा गया? व्रीहि। तो व्रीहि जो है वो चावल को कहा गया है अगर हम बात करें वेदों में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इस तरीके से चावल से इनका परिचय होता है। अब हल चलाने के साक्ष्य भी बहुत मिलते हैं। हल चलाने के साक्ष्य की बात करें तो वैदिक ग्रंथों में यहां तक बात की गई है कि 6 बैलों के हल, 8 बैलों के हल, 12 बैलों के हल और 24 बैलों के हल भी पाते। हो सकता है ये बात अतियुक्ति हो सकता है ये बात पूरी तरीके से सत्य ना हो कि हल के साथ 24 बैल कैसे भैया चलाए जाएंगे। ये थोड़ा सा अजीब सुनने में लगता है, बट ऐसा हम वेदों में पाते हैं।
इसके साथ साथ एक शतपथ ब्राह्मण भी है, जहां से हमें एक कहानी मिलती है कि विदेह के एक राजा थे, विदेह के राजा थे जनक, और जनक ने हल चलाया था। और आप पढ़े भी होंगे रामायण में कि विदेह के जो जनक थे उन्होंने हल चलाया था। उनके क्षेत्र में जब बारिश नहीं हो रही थी तो उन्होंने जब पहली बार हल चलाया तो बारिश हुई थी, और उसी समय जो है सीता जो उनको मिली थी एक मटके के अंदर, बोला जाता है कि वो गड़ी हुई थी। जब हल चलाया गया तो सीता की उत्पत्ति होती है और इसके बाद भारी बारिश होती है और विदेह साम्राज्य बहुत ही उन्नत हो जाता है। ऐसा भी वर्णन हम शतपथ ब्राह्मण में पाते हैं। वैसे सीता का मतलब होता है कि जब हल का फाल चलाया जाता है, तो हल का फाल जब चलाया जाता है तो एक जो लाइन बन जाती है खेत में, उसी को सीता बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर ये देखते हैं। साथ साथ में देखिए, अब ये खेती उन्नत होने का न होने का रीजन क्या था? खेती इतना ज्यादा सही से नहीं हो पा रही थी, उसका रीजन था कि ये काठ के फाल वाले हल का इस्तेमाल करते थे। अर्थात आपने हल देखा होगा, हल में जो खुरपी होती है जिससे जुताई की जाती है वो लोहे की होती है, लेकिन उस दौरान उत्तर वैदिक युग की बात करें तो वो लोहे की नहीं थी बल्कि लकड़ी की फाल हुआ करती थी। तो आप सोचिए, आप खुद अनुमान लगाइए कि अगर कहीं की जमीन कठोर है तो कठोर जमीन को जोतने में समस्या होगी। हालांकि अगर हम बात करें इस मैदानी क्षेत्र की, गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्र की, तो यहाँ नदियाँ मिट्टी बहा करके लाती थी, तो भुरभुरी मिट्टी थी, थोड़ा सा मुलायम मिट्टी थी, तो जुताई करने में आसानी हो जाती होगी। फिर भी लोहे का फाल और लकड़ी के फाल में बहुत अंतर होता है। ठीक है, बहुत अंतर होता है। तो यही एक वजह थी कि अभी भी खेती सिर्फ जीने खाने भर के लिए ही होती थी, इतना ज़्यादा खेती नहीं होती थी कि उसका निर्यात किया जा सके, किसी को बेचा जा सके या उद्योग किया जा सके। एक तो कारण ये था खेती सही से न होने का। दूसरा कारण था कि जैसे हम ये देखते हैं कि उत्तर वैदिक युग में कर्मकांड बहुत आयत में होते थे, यज्ञ बहुत होते थे और बलि बहुत ज्यादा दी जाती थी। तो जो बैल होते थे, उन बैल जो है वो ज्यादातर उनकी खपत यज्ञ में ही हो जाती थी, बलि में ही चली जाते थे वो। तो बैल जो है वो मार दिए जाते थे बलि के द्वारा। तो इस वजह से खेती के लिए, हल को चलाने के लिए बैल कम रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। और यह भी एक कारण था कि इस समय जो है खेती सही से नहीं हो पाई। तो दो रीजन, एक रीजन, हम तीन रीजन की बात करेंगे। पहला रीजन, लोहे की फाल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लकड़ी के फाल वाले हल का प्रयोग। दूसरा रीजन, बैलों की बहुतायत में बलि दी जाती थी। और तीसरा रीजन, आज भी अगर वर्तमान में देखिए तो जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसूनी वर्षा कम होती है। आज भी हम देखते हैं कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो हमारा पश्चिम बंगाल या बंगाल की खाड़ी से होते हुए फिर ये पश्चिम की तरफ बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ बढ़ता है तो जो बिहार का क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला क्षेत्र है, वहां पर भारी बारिश होती है। लेकिन धीरे धीरे ये मानसून जब पश्चिम की तरफ बढ़ता है, पश्चिम की तरफ का मतलब जैसे जैसे ये बढ़ता है आपका इधर बदायूं, पीलीभीत, मथुरा, आगरा, इस तरफ जी बढ़ता है तो मानसून जो है कम होता चला जाता है, मानसूनी बारिश कम हो जाती है। तो एक रीजन तो ये रहा था कि यहाँ बारिश पहले से ही कम होती थी, वो एक नेचुरल चीज़ थी। दूसरी चीज़, लकड़ी वाले फाल का प्रयोग था जिसकी वजह से खेती सही से नहीं हो पाती थी। और तीसरा कारण, बैलों की बहुतायत में बलि दी जाती थी, इस वजह से खेती उतना उन्नत नहीं हो पाई। हालांकि जीविका का साधन तो थी ही, ठीक है, जीविका का साधन तो इस समय थी ही। ये आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, लोहे का उल्लेख मिलता है, लोहे का उल्लेख मिलता है और इसे ग्रंथों में श्याम या आयश बुलाया गया है। हालांकि ये विवादित है, कई सारे जो विद्वान वो मानते हैं कि आयश जो है तांबे के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि ये आयश जो है लोहे को ही बोला गया है, ऐसा भी हम मानते हैं। तो हमने बात की कि इस समय खेती जो है वो आरंभिक अवस्था में थी, उतना उन्नत नहीं थी, और इसके तीनों रीजन मैंने यहां पर बता दिए। शिल्प व कलाओं का विकास होता है। शिल्पी हम देखते हैं कि इस समय जो है बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी, जैसे स्त्रियां जो है बहुतायत में बुनाई किया करती थी। पुरुष कम करते थे लेकिन स्त्रियां बुनाई का काम करती थी। पुरुष जो है मृदभांड बनाने में या और भी काम में बिजी रहते थे। लेकिन अभी उतना भी ज्यादा शिल्प और कलाओं का विकास नहीं हुआ था कि अब यहाँ पर नगर हमें देखने को मिले। तो अभी इतना इसमें भी विकास नहीं होता है। हम इस उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांडों को देखते हैं। ये 4 प्रकार के मृदभांड कौन कौन से थे? एक तो था काला लाल, ठीक है, काला और लाल।
काला लाल का मतलब है कि ऊपर का हिस्सा लाल और भीतर का जो है वो राख या धुएं की वजह से काला हो जाता था। ठीक है, दूसरे प्रकार का मृदुभांड हम देखते हैं काला पॉलिशदार। अब मृदुभांड में ऊपर से काली पॉलिश की जाती थी। ठीक है, इनका भी इस्तेमाल बहुत आयत में किया गया है। और मुख्य रूप से हम यहाँ पर देखते हैं PGW पेंटेड ग्रेवियर। ठीक है, और एक था लाल अर्थात पूरी तरीके से रेड। अब ये दो इंपॉर्टेंट हैं, यहां पर मैंने स्टार लगाया है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए PGW का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ज्यादातर प्रचलित कौन था? सबसे अधिक प्रचलित था लाल मृदुभांड। लाल जो मिट्टी के बर्तन थे वो ज्यादा प्रचलित थे और PGW का इस्तेमाल सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही किया करते थे, अर्थात जो चित्रित धूसर थे, जो ऐसे मृदुभांड थे जिनमें चित्रकारी की गई थी। तो चित्रकारी क्या है? एक तरीके से कला ही है ना, इसीलिए यहां पर मैंने बताया कि कला का विकास यहां पर शुरू हो जाता है। तो मटके के ऊपर, मिट्टी के बर्तनों के ऊपर जो है चित्रकारी की जाने लगी थी और इस तरीके के बहुत सारे कटोरे और प्याले मिले हुए हैं। तो यह माना जाता है कि इन कटोरे, प्याले, थालियों का इस्तेमाल जो उच्च वर्ग के, जो शासक वर्ग के लोग थे वही किया करते होंगे अपने खान पान में। लेकिन जो आम जनता थी, वो आम जनता सबसे ज्यादा लाल वाले मृदुभांड का इस्तेमाल करती थी। तो आम जनता तो ज्यादा रही होगी, तो इसलिए सबसे प्रचलित अगर मृदुभांड देखा जाए उत्तर वैदिक युग में तो लाल था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन था? वो महत्वपूर्ण कौन था? PGW। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मैंने हल वाली यहां पर बात बताई थी, एक बात और यहां पर छूटी जा रही है। हल को चला उस समय जो है उच्च वर्ग के लोग भी चलाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। उच्च वर्ग के लोगों को हल चलाने से रोक दिया गया और उच्च वर्ग में हल चलाने का साक्ष्य की बात करें तो हम देखते हैं हलधर किसे बोला जाता है? बलराम को बोला जाता है ना। बलराम एक राजकुमार थे और राजकुमार भी उस समय हल चलाया करते थे। ठीक है, जब और ये बलदायु या बलराम जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे वो हलधर कहलाते हैं, वो हल चलाते थे और हल उनका एक तरीके से शस्त्र भी था। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि 4 प्रकार के यहां पर ये मृदुभांड हमें देखने को मिलते हैं, ये स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है, नगर शब्द मिलता है, नगर शब्द तो मिलता है लेकिन नगरीकरण जैसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। आप अनुमान लगाइए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगरीकरण कैसे होगा। नगरीकरण नहीं हो सकता है अगर जिस देश की अर्थव्यवस्था प्राचीन काल से कृषि पर आधारित हो, जो शिल्पों पर, छोटे छोटे लघु उद्योगों पर आधारित हो, उस देश में अगर उन चीजों का विकास नहीं होगा तो नगरीकरण नहीं हो सकता है। और प्राचीन काल से, वैदिक युग से हम देखते चले आ रहे हैं और आज भी जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग मुख्य अंग, एक अभिन्न अंग कृषि ही है और जो छोटे मोटे रोजगार हैं वही हैं। और यही एक वजह है कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं वो अक्सर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के एक बात कहते हैं कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इस देश की एक प्रकृति है, एक स्वभाव है, हमें उसको समझना पड़ेगा। इस देश की प्रकृति ये है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत तभी किया जा सकता है जब इस देश में कृषि को उन्नत किया जाएगा। अगर हम मध्यकाल युग की बात करते हैं वहां भी हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं मौर्य वंश की बात करते हैं वहां भी हम देखते हैं कि अगर ये वंश और ये मगध जैसा क्षेत्र जो बहुत ज्यादा उन्नत हो जाता है, उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण था कृषि। कृषि बहुत अच्छे से होती थी, किसान संपन्न हो गए थे। तो जब किसान संपन्न होंगे तो वो जो है टैक्स देंगे, टैक्सेशन व्यवस्था लागू होगी और जब टैक्सेशन व्यवस्था लागू होगी तभी तो नगरीकरण आएगा, तभी तो राजा के पास संपत्ति आएगी, तभी तो बड़े बड़े महल बनाएगा, तभी तो वो कलाओं का विकास कराएगा, तभी तो वो बड़े क्षेत्र का एक, तभी तो नहरों का विकास कराएगा, तभी तो मंदिर बनवाएगा, तभी तो वो सड़क बनवाएगा। लेकिन जब कृषि उन्नत है नहीं और देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है और वही उन्नत नहीं है तो ये देश कैसे आगे बढ़ सकता है। और आज भी यही स्थिति है कि हमें पूरी तरीके से हमारा जो बेस है, हमारा जो नींव है, उसे हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। हम नींव को मजबूत करते हुए दूसरी चीजों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन नींव को खत्म करके हम दूसरी चीजों को ऐड करके देश का विकास कतई नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज उस समय भी थी। तो नगर शब्द जरूर मिलता है लेकिन नगरीकरण जैसी चीजें नहीं मिलती हैं। और मैं दोस्तों जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं मैं उनको बता दूं कि आप अगर इतिहास को पढ़ते हैं तो इसी तरीके से पढ़िए। ऋग्वैदिक कालीन कबीला स्थिति, यहां पर जब हम उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था को देखते हैं तो ये एक संक्रमण कालीन अवस्था थी। अर्थात हम देखें, अगर हम बात करें ऋग्वैदिक युग की, ठीक है,
अगर हम बात करें ऋग्वैदिक समय की, ठीक है, उसके बाद हम बात करें उत्तर वैदिक समय की, ठीक है, और फिर बाद में हम देखते हैं कि महाजनपदों का उदय होता है, ठीक है, महाजनपदों का उदय। हम ये इस तरीके से हम 3 चीजें बना सकते हैं इतिहास में, ठीक है। ऋग्वैदिक युग में कबीला जैसी स्थिति थी, कबीलाई जन थे। उत्तर वैदिक कालीन स्थिति में कुछ बदलाव होता है, खेती की शुरुआत होती है, नगरों जैसी नगरीकरण जैसा आभास होता है। मैंने हस्तिनापुर की बात की, ठीक है, लेकिन अभी उतना उन्नत नहीं था कि इनको नगर की संज्ञा दे सके, ठीक है। तो ये उत्तर वैदिक कालीन जो समय है ये एक तरीके से संक्रमणकालीन अवस्था थी, अर्थात यहां पर हमें उत्तर वैदिक युग में नगरों का आभास होना शुरू होता है, नगरीकरण का आभास शुरू होता है, लेकिन अभी नगरीकरण हुआ नहीं होता है। महाजनपदों के उदय की बात करें तो यहां पर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक नगरीकरण क्रांति आ जाती है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक युग और महाजनपदों के बीच का जो समय है उत्तर वैदिक कालीन, ये एक तरीके से बदलाव का समय था, एक तरीके से संक्रमण का समय था ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इतिहास पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, वरना आप फैक्ट तो रटते रटते पागल हो जाएंगे। अगर धातुओं की बात करें तो धातुओं में तांबा का तो शुरू से प्रयोग होता चला आ रहा है, ठीक है। इसके बाद टिन और जस्ता मिलाकर के बाद में कांसा बनाया गया, इसका इस्तेमाल हुआ। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये हुआ और इसके बाद कांसा आया तो ये खत्म हो गया, फिर दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों का साथ साथ उपयोग होना शुरू हुआ। उसके बाद में लोहा आया और फिर तीनों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर उत्तर वैदिक कालीन युग की बात करें तो लोहा अभी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ था, ठीक है। लोहा के बाद मैंने बताया कि तरंजी खेड़ा में मिलता है और लौहास्त्रों का प्रयोग जो है 800 BC ईस्वी में आमतौर पर हम देखने को पाते हैं। तो हमने यहाँ पर मुख्य रूप से जो है उत्तर वैदिक अवस्था, राज और वर्ण व्यवस्था की ओर जो मेन हमारा टॉपिक है, जिसका सेकंड भाग हम बाद में लेकर के आएंगे, लेकिन अभी फर्स्ट पार्ट में हमने आर्यों के विस्तार की बात की और हमने लौहावस्था संस्कृति और उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में बात की। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।